हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के तुम लोगों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है भाई। जहां पर आज का जो तुम्हारा बोर्ड बूस्टर सीरीज का ये सेशन होने वाला है, इसमें हम एक और बहुत 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 ज्यादा जरूरी चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9th में तुमने ये चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। अब क्लास 9th में तुमने इस चैप्टर के लिए सूत्र पढ़े थे, यानी कि फॉर्मूलाज पढ़े थे। कौन कौन से? तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का और आयतन का। किस किस के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करी थी तुमने? घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इन सब के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों के बारे में बात करी थी तुमने क्लास 9th में, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं बच्चों? देखो, क्लास 10th में ये कुछ नहीं करते, क्लास 10th में ये बस क्या करते हैं, जैसे तुमने क्लास 9th में खाली घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला होगा, शंकु का आयतन निकाला होगा, बेलन का आयतन निकाला होगा, अकेले अकेली फिगर्स का आयतन निकाला होगा, अकेले अकेले ठोसों का आयतन निकाला होगा। यहां पर ये भाई साहब कुछ नहीं करते क्लास 10th में, बस 2 या 3 ठोसों को उठाते हैं और आपस में जोड़ देते हैं और कहते हैं कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या इनका आयतन निकालो। जैसे एक बेलन लिया, एक बेलन के साइड में एक शंकु को जोड़ा, एक साइड में एक अर्धगोले को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? एक नई फिगर बन गई। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को तुम्हें बोल दे तो कैसे निकलेगा? वही हमारा इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। तो ज्यादा कोई टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर तुमने एक बेलन में एक शंकु जोड़ा और एक अर्धगोला जोड़ा तो उस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों को निकालो, आपस में जोड़ दो, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। तो यही होता है ठोसों के संयोजन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही निकलता है ठोसों के संयोजन का आयतन। वो कैसे निकलता है भाई? अगर तुम एक ठोस के साथ दूसरा ठोस जोड़ो, मान लो तुम्हारा एक कटोरा था, ठीक है, जो कि अर्धगोले के आकार का था, उसमें तुमने एक ग्लास और रख दिया जो कि पूरा का पूरा खोखला ग्लास है, ठीक है। अब वो जो नया बर्तन बन के आया, उस पूरे बर्तन का आयतन कितना होगा? सोच के देखो, सिंपल सी बात है यार, कितना हो जाएगा? उस कटोरे का आयतन प्लस उस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? उस पूरे बर्तन का आयतन हो जाएगा। तो इसी बारे में बात करनी है हमें, किसके में? हमारा क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। तो बच्चों, जितने बच्चे क्लास में आ गए हैं मैं बता दूं, जरा मुझे कमेंट्स में बताओ कि सारे बालकों को अब से पहले वाली जो वीडियोस हैं वो सबने देख ली हैं। बोर्ड बूस्टर में वन शॉट में इससे पहले भी काफी सारे चैप्टर्स के डाल चुका हूं, क्या वो सबने देख लिए हैं? देख लिए हैं तो कमेंट्स में दिखा दो भाई, चमका ओपी लिख दो भाई, चमका के नहीं चमका। अभी तक के जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो चमके कि नहीं चमके? जिन्होंने नहीं देखे हैं भाई, ये क्लास पूरी करो और इसके बाद उन चैप्टर्स को भी कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारी आज की क्लास, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और जब तक कि मैं शुरू करता हूं तब तक जरा तुम मुझे बताओ तुम लोगों के क्या हाल चाल है। कमेंट्स में जल्दी से बताओ तुम लोगों के क्या हाल चाल है। तो भाई देखो, इस चैप्टर में हमारे पास ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन और उस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही हमें पढ़ना है। ठोस कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है? ठोस है बच्चों हमारे 1 2, मैं बता देता हूं, तुम्हारा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। तो बेटा, इन सब के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे। हमारा इन सब को आपस में, कभी हम एक घनाभ और एक बेलन को जोड़ देंगे, कभी घन और शंकु को जोड़ देंगे, कभी गोले और अर्धगोले को जोड़ देंगे, कभी गोले और शंकु को जोड़ देंगे, और जो नई आकृतियां बनेंगी उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है, ठीक है। सूत्र सारे यहां पर वही लगेंगे जो कि आपने क्लास 9th में पढ़े थे, ठीक है। तो एक बार मैं क्लास 9th के सारे सूत्रों को रिवाइज करा रहा हूं, तो जिन भी बच्चों को सूत्र याद नहीं है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, वो देखते हुए चलो और याद करते हुए चलो।
तो एक एक करके सारी फिगर्स के सूत्रों के बारे में बात करेंगे। मान लो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारा किससे? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बच्चों अपना घनाभ से। किससे शुरुआत करते हैं भाई? घनाभ से। अगर घनाभ क्या होता है बच्चों? घनाभ एक ऐसी हमारी आकृति है, एक ऐसा ठोस होता है, अगर तुम किसी आयत को एक ऊंचाई दे दो तो घनाभ बनता है, जैसे कि यहां पर है। ठीक है, मान लो इस घनाभ की लंबाई है l, चौड़ाई है b और ऊंचाई है h। ठीक है, घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई है h। यह है लंबाई। ठीक है, लंबाई बराबर है l, ये हो गई चौड़ाई, चौड़ाई बराबर है b और हमारा ऊंचाई इधर बता देता हूं मैं तुम्हें, h बराबर है हमारा ऊंचाई के। ठीक है, h बराबर है बच्चों ऊंचाई के। ठीक, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर किसी घनाभ की हमारे पास है तो सबसे पहले बच्चों आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, जैसे कि तुम्हारे पास तुम्हारी कॉपी है, ठीक है, उस कॉपी का वो भाग जिसे तुम टच कर सकते हो, जैसे कि ये पूरा का पूरा भाग हो गया, ये हो गया, ये साइड वाला भाग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? ये तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, जैसे कि मान लो मैं एक घनाभ लेके आता हूं तुम लोगों के लिए। कौन सा वाला लेके चलें? ये वाला लेके चले कि ये वाला लेके चले? ये वाला लेके चलते हैं। देखो, ये क्या है? ये एक घनाभाकार डिब्बा है ना? ये क्या है? ये एक घनाभाकार डिब्बा है। ठीक, तो इसमें क्या है? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमारे क्या आते हैं? दो तरीके के पृष्ठीय क्षेत्रफल आते हैं। पहला, जहां पर आप ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, यानी कि तुम्हारे 6 के 6 पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ते हो, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं आयत, हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होता है? 6 के 6 आपके जो आयताकार पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है। तो अगर घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, तो सबसे पहला सूत्र आता है बच्चों घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, कौन सा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है बच्चों? ये हमारा होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। खत्म बात। ये है हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरा हमारा आता है बच्चों घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारा क्या आता है? केवल और केवल बच्चों जो 4 दीवारें होती हैं, जैसे कि मान लो मैं ये बोल देता हूं, ये तुम्हारा आयताकार डब्बा है, इसकी 4 दीवारों का, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, इन 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर जोड़ा जाए, छत का और फर्श का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोड़ दिया जाए, केवल 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ा जाए, तो उसे हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेटा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हो गया हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आता है बच्चों अपने पास घनाभ का आयतन। तो बेटा घनाभ का आयतन किसके बराबर होता है? देखो, घनाभ का आयतन बराबर होता है हमारा किसके? ये बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये सूत्र हो गए किसके बच्चों? घनाभ के। ये सूत्र किसके हो गए? ये सूत्र हो गए घनाभ के। अब घनाभ के बाद अगली आकृति जो आती है बच्चों, जल्दी से बताओ सबको ये चमका कि नहीं चमका? क्योंकि अब जितने भी सूत्र होंगे वो मैं थोड़ा तेज तेज बताऊंगा ताकि कम टाइम में सूत्रों को कवर कर सके। तो देखो, घनाभ आ गया,
घनाभ के बाद आता है हमारे पास अगली आकृति और वो है बच्चों हमारा घन। आकृति नंबर 2 और ये है भाई हमारा घन। तो बेटा घन कुछ नहीं है, घन कुछ नहीं है अगर तुम किसी घनाभ की सारी भुजाओं को बराबर कर दो, ठीक है, सारी भुजाओं को बराबर कर दो तो तुम्हारे पास एक घन बन जाता है। ठीक है, अगर मान लो इसकी लंबाई भी a हो जाए, लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a है। ठीक है, अगर इसकी चारों मतलब इसकी सारी भुजाओं को a कर दिया जाए यानी कि समान कर दी जाए तो हमारे पास बन जाता है घन। और घन में सबसे पहले आता है हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां पर बच्चों इसके सारे के सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल लिया जाता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे याद है, कमेंट्स में बताओ जल्दी से। क्या होता है बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ मुझे जल्दी से, क्या होता है? ये होता है हमारा 6 गुणा भुजा की घात 2, 6 गुणा भुजा की घात 2 या फिर हम बोले तो 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा आता है हमारे पास घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कितना होता है भाई? ये होता है, देखो अभी तक हमने 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आता है? खाली 4 दीवारों का क्षेत्रफल आता है, छत का और फर्श का क्षेत्रफल नहीं आता। तो 4 दीवारों का यानी कि 4 गुणा भुजा की घात 2, यानी कि 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया बच्चों हमारा सिंपल सा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर हो जाता है बच्चों हमारा किसके? ये बराबर हो जाता है भुजा की घात 3 यानी कि a की घात 3 के। किसी घन की भुजा अगर a है तो a की घात 3 कर दो, उसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या? ये हो गया हमारा घन के लिए सारे के सारे सूत्र। अब घन हो गया, घनाभ हो गया। अब आ जाओ किस पर? इसके बाद हमारी अगली आकृति आती है बेलन। तो अगर तुम किसी वृत्त को एक ऊंचाई दे दो तो तुम्हारे पास बनता है बच्चों बेलन। ठीक है, अगर तुम किसी वृत्त को एक ऊंचाई दे दो तो तुम्हारे पास बनता है बेलन। ठीक, तो बेलन में हमारे पास क्या क्या होता है बच्चों? बेलन में अपने पास होती है एक त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जिसे कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है? और होती है हमारे पास बेलन में एक ऊंचाई जिसे हम बोलते हैं ऊंचाई h। ठीक है, तो देखो मान लो अगर ये त्रिज्या r है, बेलन के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो बेटा इसमें हमारे 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। सबसे पहला आपका ये जो कर्व वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मान लो ये बेलन है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला भाग है, इसे पकड़ने के लिए आपको अपना हाथ हल्का सा घुमाना पड़ेगा। तो ये कैसा है? ये वक्राकार है, तो इसका जो ये वाला क्षेत्रफल है ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो गोल वाला क्षेत्रफल होता है। तुम लोगों ने बेलन देखा होगा, ठीक है, या बेलनाकार ग्लास देखे होंगे, तो वो कैसे होते हैं? उसे पकड़ने के लिए तुम्हें अपना हाथ हल्का सा ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तो वो क्या है? वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और जो ऊपर का वृत्ताकार भाग होता है, ये वाला और ये वाला, ये तो सपाट होते हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग से जुड़ता है। ठीक, तो बच्चों तीसरी फिगर जो है वो है बेलन। और मेरे लाल, मम्मी के मार खाने के बाद, किससे? मम्मी से मार खाने के बाद, जो कि मम्मी ने बेलन से करी थी तुम्हारी ठुकाई और पिटाई, उसके बाद तुम्हारे बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है सबसे पहले कौन सा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा भाई? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा ये? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है बच्चों हमारा 2 पाई आर, यानी कि हमारा जो वृत्ताकार भाग है उसकी परिधि गुणा बेलन की ऊंचाई, तो 2 पाई आर एच।
ये हो गया बच्चों क्या, हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद बात करते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों वृत्ताकार भागों के क्षेत्रफलों को भी जोड़ देते हैं, यानी कि 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2πr²। तो यहां से हमारा 2πr कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, h प्लस r। तो बेटा ये हो गया हमारा क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। ठीक, और इसके बाद आता है बच्चों बेलन का आयतन। तो ये किसके बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच के, पाई आर स्क्वायर एच के, सिंपल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच के। अब आ जाते हैं बच्चों अगले सवाल पर। अगला आता है हमारा क्या, अगला आता है हमारे पास बच्चों शंकु। अब शंकु में हमारे पास एक, यहां पर दो तीन चीजें होती हैं बच्चों जो समझने वाली हैं। सबसे पहली चीज, इसमें होता है एक वृत्ताकार आधार। तो अगर वृत्ताकार आधार है तो वृत्ताकार आधार की त्रिज्या होगी, तो मान लो ये त्रिज्या है r। ठीक है, मान लो ये त्रिज्या है r। ठीक है, एक इसकी ऊंचाई होती है, आधार से इसके सिरे तक की जो ऊंचाई होती है उसे h बोलते हैं, और एक होती है बच्चों इसकी तिरछी ऊंचाई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई है, जो तिरछी वाली ऊंचाई है ये, इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, जो कि होती है हमारी l। ठीक है, ये होती है हमारी l। ठीक, तो बच्चों अब यहां पर भी तुमने आइसक्रीम का कोन देखा है, आइसक्रीम का कोन वो तुम्हारा शंकुआकार होता है, या फिर तुम्हारी जो जोकर की टोपी होती है जो कि वो सर पे पहनता है, वो तुम्हारी बर्थडे वाली टोपी जो होती है वो तुम्हारी शंकुआकार होती है ना। तो उसमें भी आप अगर आइसक्रीम का कोन अगर लोगे तो तुम आइसक्रीम के कोन को ऐसे पकड़ते हो, उसके लिए भी तुम्हें अपना हाथ घुमाना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, तो उसके भी बच्चों दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, एक तो वो घुमाव वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां से तुम आइसक्रीम के कोन को पकड़ते हो, और दूसरा वो वाला भाग जहां पर आइसक्रीम भरी जाती है वो होता है उसका प्लेन वाला पार्ट। ठीक है, तो एक उसमें आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां पर हम खाली इस घुमाव वाले क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, दूसरा आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे इस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ दिया जाता है। तो हमारी चौथी फिगर है कौन सी, शंकु। आइसक्रीम का कोन नहीं है, शंकु है, चौथी फिगर। तो भाई शंकु के बारे में अगर बात करें तो शंकु के बारे में सबसे पहली चीज हमारी आ जाती है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल यहां पर इसकी तिरछी ऊंचाई है, आर त्रिज्या है, और एच तो हमारी ऊंचाई है ही। ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे जो वृत्ताकार आधार है उसका क्षेत्रफल जोड़ दो, यानी कि पाई आर एल में क्या करो, अपना ये जो वृत्ताकार आधार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसे जोड़ दो, तो अपने पास आ गया पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद आता है बच्चों अपना आयतन। इसके बाद आता है अपना आयतन। आयतन कितना हो जाता है बच्चों, हमारा आयतन होता है, देखो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन के आयतन का बच्चों 1/3 कर दो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसका अगर तुम 1/3 कर दोगे तो तुम्हारे पास शंकु का आयतन हो जाता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों, और वो है तुम्हारा इस तिरछी ऊंचाई का सूत्र, यानी कि एल का सूत्र। तो बेटा अगर किसी शंकु की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो उसकी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई,
तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर होती है बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। ये चीज याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। तो बच्चों यहां पर तुम्हारे सारे के सारे सूत्र तुम्हारे सामने हैं, शंकु के भी। अब शंकु के बाद अगली आकृति आती है हमारी गोला। ठीक है, तो गोले में सिंपल है बच्चों, आपका गोले और वृत्त में त्रिज्या क्या फर्क क्या होता है, गोले और वृत्त में फर्क क्या होता है ये मैं समझा देता हूं। तुम मम्मी की चूड़ी लो, उसे पेपर पे रखो और उस चूड़ी के चारों तरफ पेंसिल घुमाओ, तो जो पेपर पे आकृति बनेगी वो क्या है, वो वृत्त है। वो क्या है, वो एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त जो है बच्चों वो एक ऐसी आकृति है जो कि पेपर पे आराम से बनाई जा सकती है, यानी कि ये एक द्विविमीय आकृति यानी कि 2D ज्योमेट्री है। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, तुम त्रिभुज को भी पेपर पे आराम से बना सकते हो, तुम चतुर्भुज को भी पेपर पे आराम से बना सकते हो, ये सब द्विविमीय आकृति हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं गोले की, तो गोला है तुम्हारी क्रिकेट वाली बॉल। क्रिकेट वाली बॉल देखिए, वो गोलाकार है। क्या तुम उसे पेपर पे एज इट इज बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसमें 3 विमाएं होती हैं, उसमें 3 विमाएं होती हैं, वो 3D ज्योमेट्री है। ठीक है, 3D ज्योमेट्री पेपर पे नहीं बन सकती है। ठीक, ऐसे ही तुम्हारा घनाभ हो गया। ठीक है, क्रिकेट की बॉल हो गई तुम्हारी, बॉल बेयरिंग हो गए। ठीक है, तुम्हारी ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या है, ये गोलाकार होती हैं। फुटबॉल हो गई, बास्केटबॉल हो गई, ये सब गोलाकार होती हैं, है ना बच्चों। इन्हें पेपर पे नहीं बनाया जा सकता। तो वृत्त और गोले में डिफरेंस समझ में आ गया। अब वृत्त में बच्चों सबसे पहले गोला जो है हमारा, ये जो हमारी ये वाली फिगर है, फिगर नंबर 5 गोला, इसमें हमारे 2 क्षेत्रफल होते हैं। सबसे सॉरी, एक ही क्षेत्रफल होता है इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कुछ नहीं है, बस वृत्त के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर आता है हमारे पास बच्चों गोले का आयतन। गोले का आयतन, आयतन आयतन कितना हो जाता है बच्चों? आयतन हो जाता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जहां पर आर है हमारा गोले की त्रिज्या। अब इसके बाद लास्ट चीज आती है हमारा अर्धगोला, मतलब कि गोले को ठीक बीच में से काट दो तो तुम्हारे पास बनकर आता है अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोले में बच्चों हमारे 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। पहला तो उसका जो ये नीचे वाला वक्राकार भाग है, जैसे तुम्हारी बॉल को अगर तुम ठीक बीच में से काट दो, क्या कह रहे हो सर, क्यों फालतू की बात कर रहे हो, 2-2 रुपए जोड़ के दो, बॉल लेके आते हैं उसे तुम बीच में से कटवा दो। लेकिन सुनो, अगर तुम ठीक बॉल को बीच में से काटो तो तुम्हें दिखेगा कि बॉल का अगर तुम एक हिस्सा अपने पास रखो तो उसका नीचे वाला भाग तो होगा वैसे ही जैसे बॉल का पहला भाग था, यानी कि वक्राकार, और ऊपर वाला एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, एक तो नीचे वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर दूसरा आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऊपर वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हमारा अर्धगोला, ये बात हम कर रहे हैं किसकी, अर्धगोले के बारे में। फिगर नंबर कौन सी है, ये है हमारी 6। तो अर्धगोले की बात करते करते हम कहां पहुंचे, अर्धगोले की बात करते हुए हमें पता लगा कि भैया इसका तो कुछ खेल ऐसा है कि सबसे पहले इसमें आता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, अर्धगोले का गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कर दो, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कर दो, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर को 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ मत करो, बस क्या कर दो, ऊपर वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ऐड कर दो। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे ऊपर वाले भाग, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ये लो भैया, ठीक। और इसका जो आयतन है, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बच्चों सिंपल है, अपना गोले के आयतन का आधा कर दो तो अर्धगोले का आयतन आया था। तो 4/3 पाई आर क्यूब को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और बच्चों इसी के साथ बच्चों ये जो फिगर है ये हमारी आखिरी फिगर है, और इसके साथ जितने भी
आपके ठोस थे, जो भी आपके क्लास 9th में आपने पढ़े थे और जो आपके क्लास 10th में काम आने वाले हैं, उन सारे के सारे ठोसों के सूत्र मैंने आपको बता दिए। तो आई होप तुम सबको सारे सूत्र अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं इन सूत्रों पर आधारित सवाल पर। घनाभ के ये रहे, घन के ये रहे, बेलन के ये रहे, शंकु के ये रहे, गोले के ये रहे और अर्धगोले के ये रहे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधा इन पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करनी है। तो बिना किसी देरी के सीधा प्रश्नों पर चलते हैं और एक एक करके प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो भाई पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कहता है कि राशिद को जन्मदिन के उपहार में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से, जो मोम वाले रंग आते हैं, उनसे रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब कि आपका कुछ इस तरीके का लट्टू समझो। ठीक है, ये तुम्हारा लट्टू हो गया। ठीक, और इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अब अर्धगोला रखा हुआ है तो यानी कि समझ लो ये तो लट्टू है। ठीक, कैसा है? शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला कुछ ऐसे बना दो, ये रहा। कुछ ऐसा है। ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है। आगे क्या कह रहा है बच्चों कि लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 3.5 है। तो इस पूरे लट्टू की जो ऊंचाई है, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, ये पूरी ऊंचाई हमारी कितनी है? ये है 5 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है लट्टू का वो कितना है? वो है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको व्यास पता है, ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको पता करना है उसके द्वारा रंग किया जाने वाले पृष्ठीय क्षेत्र, रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई राशिद अगर अपने लट्टू पर रंग करेगा, सोचो, एग्जाम्पल लेकर चलो, मान लो ये तुम्हारा लट्टू है, ये तुम्हारा लट्टू है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर तुम इस पर रंग करने जाते हो तो रंग कहां पर करोगे? ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है इस पर रंग करोगे, यानी कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंग करोगे, सीधी सी बात है। तो आप अगर इस लट्टू पर रंग करने जाओगे तो आप कहां पर रंग करोगे? पहले तो इस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंग होगा, फिर इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंग होगा। खत्म बात। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि भैया उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, तो रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल यहां पर आपको क्या दिख रहा है? आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो अलग अलग ठोसों को एक साथ जोड़ा गया है, तब जाकर नया ठोस बना है। तो आपको दोनों ठोसों का अलग अलग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर जोड़ना पड़ेगा। तो रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, जाने वाला क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये बराबर हो जाएगा हमारा शंकु के क्षेत्रफल के का क्षेत्रफल प्लस आपके अर्धगोले का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र जानते हो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमारा पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमारा 2 पाई आर एच। खत्म बात। ठीक है, सॉरी, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो शुरू हो जाओ।
तो भाई देखो, तुम्हें पता है यहां पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम्हें इसका L चाहिए होगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें ऊंचाई भी चाहिए होगी। तो देखो भाई, त्रिज्या तो तुम निकाल लोगे आराम से। क्यों? क्योंकि हमें व्यास दिया हुआ है, हमें पता है व्यास क्या है, तो त्रिज्या तो तुम्हारी आराम से निकल जाएगी। माना देखो भाई, यहां पर तुम्हारा शंकु का व्यास, शंकु की त्रिज्या, आप देख सकते हो आपके शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बिल्कुल बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? व्यास का आधा कर दो, यानी कि व्यास बटे में 2, व्यास बटे 2, ठीक है। व्यास का मान कितना है? 3.5 बटे में 2। तो इसे इतना ही रखते हैं, इतने सेंटीमीटर आ गया ये कितना आ गया? ये आ गया इतने सेंटीमीटर। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है आपको चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको शंकु की ऊंचाई चाहिए होगी, और शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी? आपको पूरे लट्टू की ऊंचाई पता है 5 है, जिसमें से आप जानते हो कि ये क्या है? ये है बच्चों इस अर्ध गोले की त्रिज्या, इस अर्ध गोले की त्रिज्या जो कि कितनी है? हमें पता है 3.5 बटे 2 है, ठीक। तो जो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पूरे 5 में से इस अर्ध गोले की त्रिज्या को हटा दो, तुम्हारे पास शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो भाई, ये हो जाएगा शंकु की ऊंचाई बराबर h, बराबर हो गई हमारा किसके? ये बराबर हो जाएगा हमारा 5, जो कि पूरे लट्टू की ऊंचाई है, माइनस अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि 3.5 बटे 2। हल कर लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 3.5 बटे में 2। इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा 6.5 बटे में 2, 6.5 बटे 2 सेंटीमीटर, खत्म बात, ठीक है। तो इतनी आ गई शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आ गई, लेकिन काम तो अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? L चाहिए। तो बच्चों आपको L निकालना पड़ेगा अलग से। तो L का मान कितना हो जाएगा? हम जानते हैं L बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से बच्चों इस सवाल को हल करना और बहुत ध्यान से सवाल को सॉल्व करना। तो L का मान कितना आ गया? स्क्वायर रूट के अंदर 3.5 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस H का मान कितना है? 6.5 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हल करेंगे बच्चों, तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 3.5 का स्क्वायर कर लो, तो यानी कि 35 इंटू 35, 5 पंजे 25 का 5 हासिल को गया 2, 5 तिया 15 और 2 17, 3 पंजे 15 का 5 हासिल को गया 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो आ गया 5, 7 5 12 का 2 हासिल को गया 1, 1 और 1 2 और 1, तो ये आ गया बच्चों 12.25। 3.5 का वर्ग किया तो 12.25 बटे में 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 6.5 का वर्ग कर लो, अब सेम चीज 6.5 गुणा 6 यानी कि 65 गुणा 65 कर लो। 5 पंजे 25 का 5 हासिल को गया 2, 5 छंग 30 और 2 32, 6 पंजे 30 का 0 हासिल को गया 3, 6 छिंग 36 और 3 39, 5 2 9 और 3 12 का 2 हासिल को गया 1, 3 और 1 4, तो 42.25 बटे में 4। इन्हें जोड़ लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा L बराबर स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम आ गया हमारा 4, ऊपर हो जाएगा 12.25 प्लस 42.25, तो कितना हो गया? 5 और 5 10 का 0, तो दशमलव के बाद 0 आया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 2 2 4 और 1 5, 5 दशमलव, 2 और 2 4 और 4 और 1 5, तो यह आ गया बच्चों 500 यानी कि 54.5। ये कितना आ गया बेटा? यह आ गया हमारा 54.5 बटे में 4। कितना आ गया भाई?
54.5 बटे में 4। क्लियर है भाई? देख लो एक बार, 4 से इसे हाथों हाथ भाग कर लो या फिर इसे स्क्वायर रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। चाहे तो 4 से इसे भाग कर लो, 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? देखो भाई, 4 से भाग, कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। 4 एकम 4, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 4 एकम 4, कितना बचा? ये बचेगा हमारे पास 1, तो 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छिंग 24, कितना बचेगा बच्चों? 25 था, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो हमारे पास निकल कर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 6.25। ये किसका मान आ गया बच्चों? ये आ गया हमारा एल का मान। किसका मान निकल कर आ गया बच्चों? ये हमारा निकल कर आ गया एल का मान। या फिर इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, इसे भाग करो ही मत, इस भाई साहब को भाग करो ही मत, सीधा सीधा यहां पर देखो, फालतू में कैलकुलेशन में और मिस्टेक हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। देखो 4 तो स्क्वायर रूट से डायरेक्ट बाहर आ रहा है, और 545 किसका स्क्वायर होता है? 545 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी से बताओ मुझे। तो यहां पर अपने पास कितना आएगा? देखो, अगर हम इसे निकालते हैं स्क्वायर रूट से बाहर, ठीक है, तो चाहे तो तुम डायरेक्ट इसे लिख लो, 13 पॉइंट समथिंग आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। नहीं तो यहां पर अगर तुम 54.5 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हो तो आएगा 7.38 बटे में 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ गया 2। 2 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 और 2 निम 18। ठीक है, 3.69, जिसे हम लगभग लगभग लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा लगभग लगभग लिख लेते हैं इसे, कितना? ये हो गया हमारा 3.7 सेंटीमीटर। तो ये आ गई बच्चों किसका मान? ये आ गया हमारा एल का मान। ये किसका मान आ गया? ये एल का मान आ गया। तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट याद रख लेना ताकि तुम्हें आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो एल का मान आ गया 3.7। अब हमारे पास एल का मान भी है, हमारे पास सारी चीजें हैं, हम निकाल सकते हैं रंग किए जाने वाले भाग का, या रंग किए जाने वाले, रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, किया जाने वाला क्षेत्रफल। तो भाई देखो, रंग किया जाने वाला कौन सा क्षेत्रफल है? रंग किया जाने वाले हमारे पास 2 क्षेत्रफलों का योग है। एक तो शंकु का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, प्लस दूसरा है हमारा जो ऊपर अर्धगोला लगा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से पाई आर कॉमन आ रहा है। पाई का मान लेने को तो कुछ बोला नहीं था, तो कुछ भी मान ले सकते हैं अपनी तरफ से, सीधी सी बात है बच्चों। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से कभी भी छोटा क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो तुम्हें इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा? पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा यहां पर एल प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना है? 3.5/2। ब्रैकेट के अंदर आ गया एल, एल का मान आया 3.7 प्लस 2 गुणा आर का मान कितना है? 3.5/2। 2 से 2 कट गया हमारा। ठीक, यहां पर काटेंगे 2 से इसे तो क्या आ गया? 11 दूनी 22। देखो मैं दोबारा समझा देता हूं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 0.5। तो भैया देखो, 0.5 की गुणा करेंगे 11 में तो ये आ गया 5.5 गुणा 3.7 प्लस 3.5, कितना हो जाएगा? 7 5 12 का 2, हासिल को गया 1, 3 और 3 6 और 1, कितना हो गया हमारा? 7। तो ये आ गया 7.2। ठीक, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? हमारे रंग किए जाने वाले भाग का। इसकी गुणा कर लो, तो यहां पर मैं साइड में गुणा कर देता हूं, 72 गुणा 55, 5 दूनी 10 का 0, हासिल को गया 1, 5 7 35 और 1 36, 5 दूनी 10 का 0, हासिल को गया 1, 5 7 35 और 1 36, 0 6 9 3, 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि हमारा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर
इतना भाग होगा जिस पर क्षेत्रफल पर रंग किया जाएगा। तो बच्चों देखो, इस सवाल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? इस सवाल में दिक्कत यही थी कि आपको पूरे लट्टू की ऊंचाई दी हुई थी और उसका व्यास दिया हुआ था। तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपको पता लगा कि भैया अगर आपको लट्टू को रंगना है तो उसके वक्र पृष्ठ पर ही आपको क्या करना पड़ेगा, रंग करना पड़ेगा। आपने देखा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, दो अलग अलग आकृतियों को जोड़कर बना है, दो अलग अलग ठोसों को जोड़कर बना है। एक है हमारा अर्धगोला और एक है शंकु। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सूत्र है पाई आर एल, यानी कि यहां पर हमें एल की जरूरत पड़ेगी और एल निकालने के लिए हमें चाहिए एच, क्योंकि सूत्र में एच आता है। ठीक है, त्रिज्या तो हमें मिल जाएगी क्योंकि व्यास हमें पता था, तो हमने व्यास का आधा करा, त्रिज्या मिल गई। फिर हमने देखा कि अगर हम पूरे लट्टू की ऊंचाई में से हमारा अर्धगोले की जो त्रिज्या है उसे हटा दे तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई बचती है। बस एक बार ये काम करा, हमें शंकु की ऊंचाई मिल गई। शंकु की ऊंचाई मिलते के साथ ही त्रिज्या पहले ही थी, ऊंचाई बाद में मिल गई। हमने क्या निकाल दिया, हमारा एल का सूत्र लगाकर हमने निकाल दिया हमारा सिंपल आंसर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ मुझे। क्लियर है सबको बच्चों ये? चलो अब देखो, आ जाते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि मयंक ने अपने एक बगीचे में एक पक्षी स्नानघर बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, खोखला बेलन है। ठीक है, और इसके ऊपर वाले सिरे पर एक अर्धगोलाकार कटोरा रख दिया गया। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है तथा उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो पक्षी का स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो बेटा देखो, यहां पर आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा? एक तो बेलन का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आपका जो स्नानघर है उसे ऐसे समझो कि ये बेलन है। ठीक है, इसके ऊपर अर्धगोला लगा दिया, इसमें पानी भर दिया गया। तो एक तो ये वाले पार्ट को तुम छू सकते हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक इसका नीचे जो तली वाला भाग है वहां पर भी तुम्हारा कुछ ना कुछ लगाया जाएगा ताकि पानी ना निकल जाए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका नीचे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। और ऊपर बल्कि देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक चीज और बोली है, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने क्या पहले ही बोल दिया, इन्होंने बोला है कि ये खोखला है बेलन। तो यानी कि नीचे इसमें कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं है भाई साहब। तो अपना ध्यान रखना, तुम्हारा इसका एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर जो अर्धगोला लगा है उस अर्धगोले में जो पानी भरा है उसका क्षेत्रफल, इन दोनों को जब तुम जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा इस पक्षी के स्नानघर का क्षेत्रफल। तो देखो भाई क्या आ जाएगा, पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हमारा अर्धगोले का कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चों इसमें देखो हमें क्या पता है, हमें बेलन की हाइट पता है, हमें क्या पता है, हमें त्रिज्या पता है 30 सेंटीमीटर है। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है, हाइट इन्होंने दे रखी है मीटर में और त्रिज्या इन्होंने दे रखी है सेंटीमीटर में। तो या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो या दोनों को सेंटीमीटर में। तो देखो भाई हमारे पास आएगा बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई बराबर h, ये है 1.45 मीटर। तो या तो बच्चों इसमें तुम 100 से गुणा करके इसे सेंटीमीटर में बदल दो, या तो इसमें तुम 100 से गुणा करके इसे सेंटीमीटर में बदल दो, नहीं तो जो बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है, और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है कि त्रिज्या, ये दोनों ही बराबर है। तो ये है हमारी r, ये कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो या फिर भैया इसे तुम भाग कर दो और इसे बदल दो मीटर में। तो मैं ऊपर वाले को सेंटीमीटर में बदल रहा हूं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो 1.45 में जब तुम 100 से गुणा करोगे तो
तो ये बन जाएगा हमारा 145 सेंटीमीटर। तो 1.45 को जब तुमने मीटर में से सेंटीमीटर में बदला तो 145 हो गया। अब तुम्हारे स्नानगार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो भाई, अब मैं डायरेक्ट निकालता हूं क्षेत्रफल। स्नानगार का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πRH प्लस अर्धगोले का कौन सा आपका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr²। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2πr कॉमन आ रहा है। अंदर बचा कितना, यहां पर बचा h और यहां पर बचा r। ठीक है, तो 2 गुणा पाई का मान कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि सवाल में दिया नहीं है। जब तक सवाल में तुम्हें पाई का मान 3.14 लेने को ना बोले तब तक 22/7 ही लेकर चलो। आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान है 30 सेंटीमीटर गुणा एच का मान है 145, आर का मान है 30। ठीक, तो अपने पास आ गया 2 गुणा 22/7 गुणा 30 गुणा 145 और 30 करेंगे तो बच्चों कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 175। ठीक है, 7 से भाग कर लेते हैं इसे, 7 एकम 7, ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बच्चे तो 7 पंजे 35, तो ये आ गया बच्चों 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 22 की गुणा कर लेते हैं इसमें और 2 की गुणा कर दो 25 में, तो 22 की गुणा करेंगे 30 में तो ये हो जाएगा 22 या 66, तो 660 गुणा 2 की गुणा कर देंगे 25 में तो ये आ गया 50। ठीक, तो हमारे पास स्नानगार का क्षेत्रफल निकल कर आ गया कितना, ये निकल कर आ जाएगा 50 की गुणा 660 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अंक 30 का 0, 2 0 तो लगेंगे ही लगेंगे, एक ये वाला 0 एक ये वाला 0, 5 अंक 30 का 0, हासिल को गया 3। ठीक है, हासिल को कितना गया 3, 5 अंक 30 और 3 33, तो भैया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इस स्नानगार का। ठीक है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करो बच्चों, इसमें 10,000 से भाग कर दो। किससे, 10,000 से, क्योंकि देखो यहां पर स्क्वायर है। अगर तुम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते तो तुम 100 से क्या करते, भाग करते, लेकिन तुम्हें यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो तुम्हें यहां पर 100 के स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा इसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 33,000 बटे में कितना, 100 का स्क्वायर बोले तो 10,000, 3 0 से 3 0 गए और 10 से 33 को काटेंगे तो ये आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, स्नानगार का होगा। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया बच्चों। बस इसी तरीके के सिंपल सवाल हैं जो कि तुम्हारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आते हैं, जहां पर तुम्हारा दो फिगर्स को, दो ठोसों को एक साथ जोड़ेगा और तुमसे कहेगा कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, इनका आयतन निकालो, और तुम्हें बस यही करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। एक इंजीनियरिंग की विद्यार्थी रेचल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस बेलन का व्यास, जो इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रेचल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंदर अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। मान लो तुम्हारा ये, मैं समझाता हूं कैसे बनेगा। ठीक है, ये हो गया, और क्या करना है, हाँ
ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। ठीक, तो ये बेलन हो गया। अब क्या कह रहा है, इस बेलन के दोनों तरफ शंकु लगा हुआ है भाई, इस बेलन के दोनों तरफ शंकु लगा हुआ है। ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, तो शंकु अपनी तरफ से ही बना लेते हैं। ये लो, कह रहा है कि बेलन के दोनों तरफ हमारा शंकु बना हुआ है। एक ये मान लो, ये हो गया शंकु, और दूसरा ये हो गया शंकु। सेम इसी तरीके से इस साइड भी एक शंकु बना हुआ है, देख लेना बिल्कुल सही होना चाहिए वो। ये रहे, तो दो शंकु हो गए बच्चों, ये बेलन के दोनों तरफ। क्या कह रहा है, इस पूरे खिलौने की जो हमारी वो है लंबाई है, पूरे खिलौने की लंबाई है हमारी यहां से लेकर यहां तक। जो ये पूरे खिलौने की लंबाई है ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हमारे शंकु हैं इनकी जो ऊंचाइयां हैं ये हैं कितनी, 2-2 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ये जो व्यास है इस बेलन का ये कितना है, या इस शंकु का, ये 3 सेंटीमीटर। तुमसे कह रहा है कि इसके अंदर आने वाली हवा का आयतन निकालो, तो सीधी सी बात है, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दोनों शंकु देखो समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले हैं, तो दोनों का आयतन बिल्कुल बराबर आएगा। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि जो हवा का आयतन होगा वो बराबर होगा बेलन के आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा हमारा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, 2 गुणा शंकु का आयतन। तो बच्चों देखो, अब यहां पर हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले चाहिए होगी यहां पर बेलन की ऊंचाई, क्योंकि बेलन का आयतन निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच सूत्र है, बेलन की ऊंचाई चाहिए होगी। वो कैसे निकलेगी, सिंपल है, आपको पूरे खिलौने की लंबाई पता है, बेलन की लंबाई कैसे निकालोगे, 12 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर घटाया तो कितना बचा 10, 12 10 से 2 सेंटीमीटर और घटा दिया तो कितना बचा 8, तो ये होगी तुम्हारी बेलन की ऊंचाई होगी 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, व्यास तुम्हें पता है 2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास है हमारा कितना, व्यास है हमारा 3, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्ट सूत्र में मैं मान रख रहा हूं, सवाल सॉल्व करा रहा हूं, तुम्हें आयतन निकालना था तो दोनों का, तीनों का आयतन जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस जो आपका बेलन की त्रिज्या उसे कैपिटल एच, जो बेलन की ऊंचाई है उसे कैपिटल एच, और जो शंकु की ऊंचाई है उसे स्मॉल एच बोल देते हैं हम। तो बेलन के आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, और 2 गुणा शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई है स्मॉल एच। ठीक है, तो यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लो भाई, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचता है यहां पर कैपिटल एच प्लस यहां पर बचता है 2 गुणा 1/3, यानी कि 2/3 गुणा स्मॉल एच। ठीक है, मान रखो और हल कर लो, मान रखो और हल कर लो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, आर का मान है हमारा कितना 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर अपने पास क्या आ गया, एच, कैपिटल एच का मान है 8 प्लस 2/3 गुणा स्मॉल एच का मान कितना है, स्मॉल एच का मान है बच्चों हमारा 2। ठीक, हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/7 गुणा 3 तिया 9/2 दूनी 4 गुणा, ऊपर आ जाएगा 4, 3 अट्ठे 24 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लेंगे, 3 अट्ठे 24 ऊपर 2 दूनी 4, 24 और 4 कितना हो गया 28,
बटे में 3। हल कर लो बच्चों इसे हल करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो अपने पास बचा 3 गुणा 22। तो 3 गुणा 22 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया। ध्यान रखना बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में यानी कि यूनिट स्क्वायर में, और जो आयतन होता है वो हमेशा आता है सेंटीमीटर क्यूब यानी कि यूनिट इकाई क्यूब में। ठीक है, यानी कि यूनिट क्यूब में बोले तो इकाई घन में या घन इकाई में, किस में आता है, घन इकाई या इकाई घन में। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे सबको समझ में। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? सिंपल था भैया, बोला था कि एक बेलन है, ठीक है, बेलन के दोनों तरफ शंकु है, ठीक है, उस जो बर्तन बनेगा उसके अंदर अगर हवा भरी जाए तो कितनी हवा आ सकती है, तो सीधी सी बात है इसके आयतन के बराबर हवा आ सकती है। ठीक, तो हमने बेलन का आयतन निकालने के लिए बेलन की हाइट निकाल ली, उसकी त्रिज्या निकाल ली, और दो शंकुओं का आयतन बिल्कुल सेम होगा, क्यों, क्योंकि इनकी हाइट और त्रिज्या बिल्कुल बराबर है। तो हमने क्या करा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन करके पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है हमारा कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है, एक लकड़ी से बना है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे करे गए इस तरीके से। ठीक, तो कह रहा है घनाभ की विमाएं इतनी है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतनी है और गहराई इतनी है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालो। तो देखो घनाभ आकार तुम्हारा लकड़ी का आयतन है, लकड़ी का जो तुम्हारा ये क्या है कलमदान है वो घनाभ के आकार का है। ठीक है, तो लकड़ी में अगर मैं पहले बिना गड्ढों के उसका आयतन की बात करूं, बिना गड्ढों के मैं लकड़ी के आयतन की बात करूं तो वो कितना होगा, बिना गड्ढों के लकड़ी का आयतन हो जाएगा इस घनाभ के आयतन के बराबर। ठीक है, अब इसमें से ये 4 शंकु हटा दिए गए तो ये तो खाली जगह हो गई, इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 4 शंकुओं का आयतन हटा दो। क्यों, क्योंकि चारों के चारों बिल्कुल समान माप के हैं तो चारों का आयतन समान होगा। तो अगर हम बात करें लकड़ी का आयतन, ये बराबर किसके हो जाएगा, लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन। सिंपल। तो भाई अब अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन आप जानते हो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें हैं आपके पास, 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन, तो 4 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या कितनी है 0.5 का स्क्वायर गुणा एच का मान कितना है हमारा 1.4। बच्चों बस यहां पर सारे मान आपने रख लिए हैं, हल कर लो तो अपने पास आ जाएगा। देखो 15 गुणा 10 की गुणा 3.5 में करेंगे तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 35 माइनस 4 गुणा 1/3 हो गया 4/3 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 गुणा 0.5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 पंजे 25, तो यानी कि 0.25 आ गया, और गुणा में 1.4। ठीक है, हल कर लो बच्चों इसे, आंसर जो आएगा वही तुम्हारा आयतन हो जाएगा किसका, बची हुई लकड़ी का। ठीक है, इसे हल कर लो, जो भी आंसर आएगा वही हमारा आयतन हो जाएगा। 15 पंजे 75 का 5 हासिल को गया 7, 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों 52 माइनस, एक बार मैं ये पूरी की पूरी लिख लेता हूं, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.25 और गुणा में अपने पास कितना है 1.4। तो देखो भाई 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 0.2 आ गया। ठीक है, 22 की गुणा करेंगे 0.2 में तो अपने पास कितना आ जाएगा, 22 की गुणा करी 0.2 में तो अपने पास आ गया 525 माइनस 4/3 गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि 4.4 0.25। ठीक है,
4 की गुणा करेंगे 0.25 में तो 25 चौका 100 और 2 अंकों के बाद 0 आ जाएगा, यानी कि यहां पर आ गया 1.00। तो 525 माइनस 1/3 गुणा 4.4 गुणा 25 की 0.5 की गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 1.00, यानी कि 1 या 1.00 ही लिख लेते हैं। चलो, तो अपने पास बन गया बच्चों 525 माइनस 4.4/3। ठीक है, हल कर लेते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 525 माइनस 3 एकम 3 दशमलव 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 छिंग 18, तो ये आ गया 1.367। इसमें से इसे भाग कर दो, सॉरी इसमें से इसे माइनस कर दो, जो तुम्हारा आंसर होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, देखो इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3 बचा, ठीक है, 9 में से 6 गया 3 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, ठीक है, 2 5, तो 523.633 या फिर 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो गया बच्चों, हमारा आयतन हो जाएगा किसका, इस दिए गए लकड़ी के कलमदान का। ठीक है, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्लियर है भाई सबको, ये जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर है? चलो तो भाई अब देखो, ये क्वेश्चन जो था ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसी के जैसे क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे बन जाते हैं, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, तो ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना एक बार। यहां पर तुम्हें क्या करना है, यहां पर देखो क्वेश्चन में समझा देता हूं करना क्या। कह रहा है कि एक बर्तन उल्टे के शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी भाग जो है वो खुला हुआ है। चलो, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली गई जिनकी त्रिज्या 0.5 है, गोलियां मतलब गोलाकार तुम्हारी शीशी, और इनकी त्रिज्या 0.5 है वाला एक गोला है। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि कुछ गोलियां डाली गई हैं जो कि 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, बर्तन में डाली गई शीशी की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। भाई मान लो, मैं तुम्हें समझाता हूं इस क्वेश्चन को करना क्या है। क्या रहा है, ये कह रहा है कि भैया एक शंकु था, ठीक है, जो कि ऊपर तक पानी से भरा हुआ था, उसके अंदर शीशे की कुछ गोलियां डाली गई, जो कि हर एक गोली कैसी है, हर एक गोली तुम्हारी एक गोला है, वो भी 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो यहां पर तुम क्या करोगे, देखो जब वो गोलियां डाली गई तो उसमें जितना पानी था उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। ठीक, तो भाई मान लो तुम्हारे पास n गोलियां थी, मान लो तुम्हारे पास n गोलियां थी, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बाल्टी में तुम जितना आयतन डालोगे उतने ही आयतन के बराबर आपकी पानी जो है वो बाहर निकलेगा या ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर तुमने मान लो x आयतन के बराबर गोलियां उसमें डाली, तो उसमें से जो पानी बाहर निकलेगा वो भी x आयतन के बराबर ही होगा। ठीक है, यानी कि जो गोलियां तुमने उसमें डाली पानी में, उनका आयतन और जो पानी बाहर निकला उसका आयतन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो आपकी n गोलियां, तो यानी कि n गोलियों का आयतन बराबर होगा किसके, जो पानी बाहर निकला, बाहर निकले पानी के आयतन के, है ना। अब बाहर पानी निकला कितना था, तुम्हें बोला है कि इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो यानी कि जो पूरा शंकु भरा हुआ था, ठीक है, उसमें जितना पानी था उसका 1/4 भाग, पूरे शंकु में कितना पानी आएगा, जितना शंकु का आयतन होता है, यानी कि 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका 1/4 भाग यानी कि 1/4 से और गुणा कर दो, ये बाहर निकल गया, इतना पानी हमारा बाहर निकल गया। और मैंने क्या बताया कि बाहर निकले पानी का आयतन इन n गोलियों के आयतन के बराबर है। तो अगर एक गोली कैसी है, गोलाकार है,
एक गोली कैसी है, गोलाकार है। तो एक गोली का आयतन अगर 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि सीधी सी बात है यही गोले का आयतन होता है, अगर एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है तो n गोलियों का आयतन कितना होगा, n गुणा 4/3 पाई। और एक गोलियों की जो देखो आपके शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर ले ली, गोलियों की त्रिज्या कैपिटल आर ले लो, पाई आर क्यूब। ठीक है, गोलियों की त्रिज्या तुम्हें दे रखी है कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई तुम्हें दे रखी है 5 और 8, मान रखो, सॉल्व करो, तो पाई से पाई कट गया हमारा। ठीक है, अब बाकी क्या होगा, बाकी ये 3 इधर गुणा में चला जाएगा और 4 और आर क्यूब भाग में आ जाएगा। तो अपने पास n बराबर आएगा, देखो जब तुम इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा अपना 3 गुणा स्मॉल आर, यानी कि हमारा शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई 5, तो 5 का स्क्वायर गुणा h है हमारा 8, शंकु की ऊंचाई 8 है, ये 4 इधर भाग में आ गया, ये 4 पहले से है, और 3 गुणा में हमारा कैपिटल आर हमारी गोलियों की त्रिज्या कितनी है 0.5 की क्यूब। ठीक है, भाग कर लो, कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 एकम 8, सॉरी बल्कि ऐसे लो ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो अपने पास बचा कितना, 5 का स्क्वायर हो गया 25 बटे में 2 गुणा 5, 0.5 की क्यूब, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ये आ गया 0.125। ठीक है, 25 से भाग कर लेते हैं, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद है 3 अंक, तो ऊपर लग गए 3 अंक। ठीक है, 25 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25 एकम 25, तो ऊपर तो आ गया 1000, 25 पंजे 125, तो ये आ गया 5 गुणा 2, कितना, ये आ गया हमारे पास 1000 बटे 5 दूनी 10, 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास n का मान निकल कर आ गया बच्चों 100, यानी कि जो गोलियों की संख्या है वो कितनी हो गई, गोलियों की संख्या हो गई 100। क्वेश्चन तो ये मैंने तुम्हें खुद ही करा दिया है, लेकिन तुम लोगों को इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है कि भाई देखो, जितनी गोलियां तुमने पानी में डाली उतना ही पानी बाहर निकलेगा, और पानी कितना बाहर निकला, जितना शंकु में पहले से पानी था उतने पानी का 1/4, तो शंकु के आयतन के 1/4, क्योंकि शंकु में पानी कितना होगा, जितना शंकु का आयतन होगा उसका 1/4, यानी कि इतना पानी हमारा बाहर निकल गया, और ये गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो हमने कहा एक गोली का आयतन अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो n गोलियों का आयतन हो जाएगा n गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से n का मान निकल गया, सवाल सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है और यही तुम्हारा होमवर्क है बच्चों। बाकी आज की जो क्लास है उसे हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। मजा आया है तो अपनी इस क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं बता दो सबको जाके कि हिंदी मीडियम की पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हिंदी के लिए बच्चों की। ठीक है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी और मैथ्स सारी क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं। तो मैं मिलता हूं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।